Hello students, so welcome back. Let me start with a new topic which is equilibrium or rather chemical equilibrium. So in this video we will go through especially our chemical equilibrium, and we will also go through a basic example of physical equilibrium. So basically this equilibrium can be further divided into the physical and the second is the chemical equilibrium. So in our nature, in our day to day experiences, we see these are very much important in numerous biological and environmental processes. So इसका मतलब है कि नेचर में ऑलरेडी इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलता है. तो एक बेसिक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम कैसे होता है. सिंपली सपोज दिस इज़ अ container, a simple container, and this has water filled up to this level, approximately this level, and these are the mole. So here it contains water in liquid state. So whenever you keep this water, this normal water, in an atmosphere, you will see कि मतलब क्या एक्सपीरियंस हमें करना पड़ता है कि नॉर्मली इफ़ हियर फ्रॉम हियर एट द इंटरफेस बिटवीन दिस दिस पार्ट, that is the at the interface between the air and our water present, we will see कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम establish हो जाता है automatically. ये एक इट इज़ लाइक अ नेचुरल प्रोसेस. सो मतलब क्या होगा, इस लेवल पे कुछ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट से वेपर के फॉर्म पे मतलब इवापोरेट होंगी, और एट द सेम टाइम एट दिस पॉइंट some water molecules from air will go inside the in a from vapor state to the liquid state. सो इसलिए हम जब भी इस टाइप का कुछ हम रेफ़र करते हैं, वाटर लिक्विड स्टेट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद द गैसियस स्टेट, एंड वेन एवर we will use this sign to show that there is a equilibrium. So the next thing you should understand that this is not a static equilibrium. Static, there are two things basically. The one is the static equilibrium and the another thing is the dynamic equilibrium. Static का मतलब है कि जब कोई भी चीज़ मूव नहीं करता है, पर ऐसा नहीं है कि बस केवल एक बार इक्विलिब्रियम आ गया और हमारा इक्विलिब्रियम रहेगा. डायनामिक का मतलब है कि हमारा समथिंग इज़ इन मोशन, लाइक इट दिस इंटरफेस यू सी डैट कि वाटर मॉलिक्यूल्स एट द सेम टाइम हवा में जा रही हैं और एट द सेम टाइम हवा से वाटर मॉलिक्यूल्स वापस आ रही हैं हमारे गैशियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में. सो दैट्स वाई वी से कि हम यहाँ पे एक किसी फॉर्म का एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है. ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फॉर बोथ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस. दैट इज़ कि मतलब फिजिकल प्रोसेस पे भी हमारा इक्विलिब्रियम होगा और केमिकल रिएक्शंस पे भी इक्विलिब्रियम होगा. सो इन आवर नेचर, इन आवर डे टू डे एक्सपीरियंस, हम हमेशा, जैसे कि मैंने जो एग्जांपल शो किया वाटर का लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट्स में इक्विलिब्रियम पे होता है. इवन दो वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व कि वहाँ इक्विलिब्रियम है या नहीं है, बट इन द नेचर ऐसा पाया जाता है कि दे आर इन इक्विलिब्रियम. और दिस इक्विलिब्रियम को हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि नेचर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो वाटरफॉल्स हो रही हैं, वाटरफॉल्स या रिवर का सर्कुलेशन जैसा भी हो रहा है, हमारा सी से जो फ्लो करती हैं वाटर टू द लैंड, वो भी किसी फॉर्म का इक्विलिब्रियम है. मतलब पानी आ रही है, इट इज़ गोइंग बैक, एंड सेम थिंग इज़ सीन इन आवर वाटरफॉल्स ऑल्सो. मतलब मेरा मेन
ऑब्जेक्टिव है कि इक्विलिब्रियम इन द नेचर in any another form is there. So this natural equilibrium should not be destroyed in any form. If this equilibrium gets destroyed in our nature तो काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं. Okay, so let me come back to this topic. The reaction may be fast or slow depending on the experimental conditions and the nature of the reactants. So as I told you कि chemical reactions जैसे जैसे chemical reaction होंगे उस टाइप का हमारा equilibrium और अलग अलग parameters पे depend करेगा. So when the reaction in a closed vessel at a particular temperature react to give products, the concentration of the reactants keep on decreasing, while those of products keep on increasing for some time, after which there is no change in concentration of either of the reactant or product. This stage of the system is the dynamic equilibrium, and the rates of forward and reverse reactions become equal. So note, अब हम since we are chemical engineers, we will be more focused on the chemical equilibrium part. तो chemical equilibrium को हम रिफाइन करते हैं कि जब भी हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस आर सेम, देन वी विल से कि हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा अचीव हो चुका है. एंड आई विल एक्सप्लेन दिस लाइन अगेन विथ मच मोर क्लैरिटी इन माई नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. ओके, सो कैसे हमारा रिएक्टेंट्स हमारा डिक्रीज़ हो रहा है एट द जैसे जैसे हमारा रिएक्टेंट डिक्रीज़ होगा फिर हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा. तो ये इस चीज़ को हम आई विल एक्सप्लेन यू इन जस्ट फ्यू मिनट्स आफ्टर दैट. सो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि फिज़िकली प्रोसेस पे कहाँ कहाँ होता है. लाइक किसी भी फॉर्म का फेस ट्रांसफॉर्मेशन जो सॉलिड लिक्विड या लिक्विड गैस और सॉलिड गैस किसी फॉर्म का इक्विलिब्रियम ऑलरेडी नेचर पे प्रेजेंट रहता है. तो नेचर भी किसी फॉर्म का इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जांपल मैंने वाटरफॉल्स का एग्जांपल दिया. ये जो नेचुरल डे टू डे एक्सपीरियंस पे फील करते हैं और फिजिकल प्रोसेस से हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी किसी भी फॉर्म का फेस ट्रांसफॉर्मेशन कि सॉलिड और लिक्विड के बीच या लिक्विड और गैस के बीच एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है. तो ये एक एग्जांपल है फिजिकल equilibrium का. So since we are chemical engineers, we will more focus on chemical equilibrium. Okay, so in the previous 2 slide I explained कि मतलब मैंने बताया था कि I will explain to you in my next slides. So let me explain to you now. तो देखो, this is A and this is B and this is in equilibrium with C plus D. हाँ, so this is our equilibrium, this is our reaction A plus B and C plus D. So suppose at time t equal to 0, मतलब इस पॉइंट पे हमने क्या किया, रिएक्शन स्टार्ट किया. तो हम क्या फेस करेंगे, सी करेंगे कि हमारा इनिशियली जो A है और B है ये कुछ ज़्यादा ही होगा. मतलब कुछ ऑब्वियसली जब रिएक्टेंट्स है तो हमारा एट द इनिशियल फेज में कुछ ज़्यादा रहेगा. तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा, रिएक्शंस हमारी स्टार्ट होंगी, तो क्या होगा कि हमारा ए और बी की मात्रा यानी कि अमाउंट कम हो जाएगा. सो विथ टाइम ए और बी की मात्रा कम होंगी और जैसे जैसे रिएक्शन होते रहेंगे हमारा, तो एट द सेम टाइम सी और डी की मात्रा इंक्रीज़ होंगी. सो जिस इस कर्व से, दिस इज़ द कर्व बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड टाइम. तो कंसंट्रेशन यू कैन सी कि ए और बी की मात्रा कम हो रही है और हियर यू कैन सी कि सी प्लस डी का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है विथ टाइम. सो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेंगे एक टाइम आएगा जिसे हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम का. तो वो टाइम के उस टाइम पे क्या फेस करेंगे, हम सी करेंगे कि एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसमें कि कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं हमारे सिस्टम पे. देख लो, इस टाइम का मैं रेफ़र कर रहा हूँ दिस. तो इस टाइम पे कोई भी कंसंट्रेशन का चेंज नहीं हो रहा है. सो इससे क्या पता चलता है कि
एक टाइम आएगा in a chemical reaction, in a reversible chemical reaction, and at equilibrium, after some time there will be no change in the concentration of either the reactants or the products. So let me take to explain you further and take you to the next slide. Okay. तो मैं दो एग्जांपल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. एक है कि नाइट्रोजन प्लस 3H2 और 2NH3. सो दिस इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ कॉल्ड हेबर प्रोसेस. तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है, इसको हेबर्स नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो इसलिए दिस इज़ कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस. तो इसमें ये यू कैन सी कि जैसे कि इसमें नाइट्रोजन और 3H2 रिएक्ट्स टू गिव 2NH3. तो इसमें यू कैन सी कि वी विल स्टार्ट विद द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. सो इसमें यू कैन सी कि नाइट्रोजन की मात्रा विथ टाइम कम हो जा रही है इस टाइम तक, एंड एट द सेम टाइम दिस अमोनिया प्रोडक्ट is increasing in concentration. Then after some time you will see कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है और इसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं हो रही है आफ्टर सम टाइम. तो हमारा इक्विलिब्रियम, हम कह सकते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है. ओके. और सेम थिंग हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन के साथ करते हैं, देन वी विल सी सेम थिंग कि H2 और I2 की मात्रा कम हो रही है और HI की मात्रा इंक्रीज़ हो रही है. सो और ये सेम थिंग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर हम रिएक्टेंट्स लेंगी H2 + I2 और 2HI फॉर्म करेंगे, अगर हम HI से हमारा क्रियाक्रम चालू करते हैं, मतलब हम केवल हाइड्रोजन आयोडाइड से लेते हैं, तो भी हम फेस करेंगे, तो भी हमारा इक्विलिब्रियम रीच होगा. ये मतलब आप अगर H2 और I2 लो तो भी हमारा इक्विलिब्रियम रीच होगा, अगर आप HI लो तो फिर भी हमारा इक्विलिब्रियम रीच होगा. तो अगर हम HI लेते हैं तो हमारा रिएक्टेंट HI हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट H2I2 होगा. तो इट विल डिपेंड. सो इसलिए दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स डेट यू शुड अंडरस्टैंड कि बोथ साइड से हम इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, H2 और I2 के साइड से भी और HI की. और सिमिलरली इस हेबर्स प्रोसेस के केसेस में भी हम 2NH3 और N2 + 3H2 दोनों साइड से हम हमारा इक्विलिब्रियम रीच कर सकते हैं. एंड दिस थिंग बिकम एन इंजीनियरिंग चैलेंज कि हमें किस टाइप के टेम्परेचर, प्रेशर और हमारा रिएक्टर यूज़ करना है कि जिस हिसाब से हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट्स फॉर्म हो. फॉर एग्जांपल दिस केसेस अमोनिया फॉर्मेशन में जो रिएक्टर्स यूज़ होती है या टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ एक इंजीनियर को फेस करना पड़ता है कि हम किस हिसाब से इक्विलिब्रियम रीच करें, किस ढंग से रीच करें जिससे कि हमारा प्रोसेस मच मोर इम्प्रूव हो जाए, मच मोर प्रोडक्टिव हो, मच मोर अमोनिया की फॉर्मेशन हो सके. ओके. देन देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल रिलेटेड टू दिस इक्विलिब्रिया, that is Lesch-Chatelier's principle. So it states that a change in any of the factors that determine the equilibrium conditions of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of change. This is applicable to all physical and chemical equilibria. So अब इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम टू चेंज, कैसा सिस्टम चेंज होगा जब भी हमारा इक्विलिब्रियम सिस्टम चाहेंगी. एक्चुअली क्या होता है कि हमारा सिस्टम हमेशा चाहता है कि एक इक्विलिब्रियम पे आए, यानी कि एक शांत माहौल के तरफ अचीव करें. सिंस वी आर ह्यूमंस, हम भी चाहेंगे कि काफ़ी चीज़ें आसान हो. वी विल ट्राई टू रीच एन इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब एक शांति का स्टेट. तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम प्रोसेस जो भी है, तो इट विल ट्राई टू अचीव एन इक्विलिब्रियम. तो किस टाइप से इक्विलिब्रियम अचीव करेगा? इन सच अ मैनर एज टू रिड्यूस और टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द चेंज. कि मतलब जिस टाइप से
हमारा स्ट्रेस जो है, जो प्रेशर वगैरह जो सिस्टम पे बना हुआ है, उस स्ट्रेस कम से कम हो सके। अब ये किस टाइप का स्ट्रेस, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक इंसान है, एक दो लड़के हैं, ये एक लड़का है बॉय ए एंड दिस इज़ द बॉय बी। ओके, तो मान लो इस बॉय ए ने एक स्लैप मारा बॉय बी को, तो अब इस चेंज को इक्विलिब्रियम में करने के लिए क्या करेगा, ये वापस इसे झापड़ मार देगा। सो अब इसी चीज़ को हमारा केमिकल से रिलेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन से। सो अभी देन इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए वी विल गो थ्रू 3 पैरामीटर्स। द फर्स्ट इज़ द कंसंट्रेशन, एंड देन इज़ द टेम्परेचर, एंड द थर्ड इज़ द प्रेशर। सो अब कंसंट्रेशन चेंज, लेट मी एक्सप्लेन कि कंसंट्रेशन का बदलने से कैसा हमारा इक्विलिब्रियम पे रहा हुआ सिस्टम कैसे एक्ट करेगा। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन। देखो, सपोज करो दिस इज़ द रिएक्शन A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब रिएक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो सपोज़ कि हमारा इक्विलिब्रियम भी अचीव हो चुका है, जैसे कि मैंने कंसंट्रेशन और ये का टाइम के बेसिस पे मैंने शो किया था कि A प्लस बी के अमाउंट कम होंगे और C प्लस डी का मात्रा, C और D का मात्रा यहाँ रहेगा, ये A प्लस बी शो करेगा, A, B। तो अगर सपोज वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, तो इस केसेस में हमें ये जानना है कि अब इक्विलिब्रियम पे हमारा सिस्टम था, तो अगर इक्विलिब्रियम के बाद किस साइड में हमारा रिएक्शन जाएगा, या तो फॉरवर्ड रिएक्शन पे जाएगा, फॉरवर्ड यानी कि A प्लस बी से C प्लस डी, एंड रिवर्स का मतलब है कि C प्लस डी से A प्लस बी। तो किस साइड पे जाएगा, तो ये उस साइड पे जाएगा जहाँ पे उसे स्ट्रेस जो है, इफ़ेक्ट ऑफ द चेंज का मतलब है कि स्ट्रेस कम से कम हो सके, जहाँ प्रेशर कम से कम हो सके। तो अगर हम A और B की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, और जस्ट हम C प्लस डी का मात्रा बढ़ाएंगे तो C और D का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। तो सिस्टम चाहेगी कि हम इक्विलिब्रियम पे आ सके। इक्विलिब्रियम आने से क्या होगा कि C प्लस डी का रिएक्शन A प्लस बी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन चेंज। हाँ, नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। सो अब ये प्रेशर का जो चेंज है, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, जब भी एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो इस केसेस में हमारा किस टाइप का इक्विलिब्रियम पे हमारा जो सिस्टम है वो कैसे एक्ट करेगा जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे। सो जब भी हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, इसका मतलब है कि हमारा वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। So this you can see from the ideal gas equation or Charles law, Boyle's law. This is very much clear कि pressure is inversely proportional to volume. तो जब भी प्रेशर इंक्रीज हो गया एट द सेम टाइम वॉल्यूम को कम होना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे या वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे, इसका मतलब एक ही है, जब भी हम वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग दिस इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अब देखते हैं किस साइड एक्ट करेगा जब भी हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं। तो सपोज़ दिस इज़ द आवर रिएक्शन, और सपोज़ करो कि ये हमारा रिएक्टेंट्स है और इधर हमारा कुछ प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, तो सपोज़ करो कि N2 हमारा मॉलिक्यूल ये है, और फिर हमारा this is the 3 hydrogen molecules, and this is the our 2 ammonia molecules.
ओके, तो अब सपोज नाउ वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ आवर सिस्टम. सपोज वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ आवर सिस्टम, यानी कि इसका हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं सिस्टम का, जिसमें कि 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं और 3 हाइड्रोजन के हैं और 1 हमारा नाइट्रोजन का है. जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि इस साइड पे हमारा सिस्टम शिफ्ट करेगा जहाँ पे हमारा कम मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं. मतलब अब सिस्टम चाहेगा कि एक ढंग के मॉलिक्यूल्स रहें, मतलब इक्वल, जितना इक्वल हो सके उस टाइप का रहे मॉलिक्यूल्स. तो इसके लिए हमारा इस केसेस में जिस साइड हमारा मोल्स ऑफ गैस कम है तो उस साइड पे प्रेशर इंक्रीज़ करने से शिफ्ट करेगा. यानी कि जैसे कि यहाँ पे आपका 2 मोल्स था, इस साइड में आपका 4 मोल्स हैं टोटल, तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज एंड अमोनिया के साइड का रिएक्शन इंक्रीज होगी. तो जब भी ये दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड इन आवर केमिकल इंजीनियरिंग में, यानी कि दिस अमोनिया प्रोडक्शन का प्लांट में, तो वी विल यूज़ हाई प्रेशर. देखो सिंपली एक ये रिएक्शन से हमें पता चल जाता है कि हाई प्रेशर सिस्टम हमें रिक्वायर्ड होता है. क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर सिस्टम पे प्रेशर जब हम हाई रखेंगे तब हमारा अमोनिया का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. तो ये सिंपल जो एक प्रिंसिपल है, ये जो हमारे एक साइंटिस्ट ने दिया था, ले शटेलियस प्रिंसिपल, इसी से क्लियर होता है कि हाई प्रेशर सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. तो हाई प्रेशर एंड द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम आर द सेम थिंग. और जस्ट अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ कर देंगे हमारा सिस्टम का, इस सिस्टम का इक्विलिब्रियम पे जो हमारा ये रिएक्शन है, देन हमारा बैकवर्ड रिएक्शन विल बी मोर. सो बेसिकली ले शटेलियर प्रिंसिपल वो बताता है कि हमारा किस साइड पे हमारा रिएक्शंस होंगी, या तो फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ होगा या कि हमारा बैकवर्ड रिएक्शंस इंक्रीज़ होंगी. हाँ, now let me explain you about the effect of temperature. So now let me explain you about the temperature के लिए क्या करो. Suppose we are having again the same, I am explaining you with the basic examples. ये हमारा एक रिएक्शंस है और सपोज करो हमारा हीट कुछ होता है. अब हमारा 2 टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू आवर टेम्परेचर. एक है कि हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरा है हमारा, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, दिस स्टफ इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट. ओके, सो एक्सो और एंडो, यानी कि एक्सोथर्मिक का मतलब है कि रिएक्शंस पे टेम्परेचर रिलीज़ होंगी और इस केसेस में टेम्परेचर घट जाएगा. तो जब भी इस पैरामीटर से हमें रिफ़र करता है, इफ़ आवर की रिएक्शंस इज एक्सोथर्मिक, मतलब है कि यहाँ पे हीट रिलीज़ होगा प्रोडक्ट के साथ. और जब भी हीट रिलीज़ होगा इसका मतलब है कि हीट ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव में होगी. और मान लो हमारा रिएक्शंस ये हैं, A + B gives C + D. यहाँ पे ये एंडोथर्मिक है, इसका मतलब है कि यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कि हीट इस साइड है, मतलब कि हीट इसका टेम्परेचर कम हो जाएगी. तो इसका जो एंथैल्पी है फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विल बी पॉजिटिव. तो अब इससे क्या डिफरेंस होता है, जब भी हीट आपका रिलीज़ होगा तो इसका मतलब है कि हमें जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा. तो इस केसेस में अगर हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम मोर प्रोडक्ट्स बनाएं, यानी कि C और D, तो हम टेम्परेचर एज लो एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग पैरामीटर्स हम टेम्परेचर को कम रखने का प्रयास करें. किस केसेस में? हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के प्रोसेस में. क्योंकि
अब इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि हीट एक काइंड ऑफ एक रिएक्टेंट है। जैसे मैंने मैंने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में बताया था कि जब ए और बी की मात्रा आप इंक्रीज़ करोगे तो सी प्लस डी की मात्रा बढ़ जाएंगी। इस केसेस में आप हीट को एज अ रिएक्टेंट समझोगे तो यू कैन ईजिली समझ सकते हो कि अगर हीट की मात्रा ज़्यादा है तो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब हीट और बढ़ेगा, यानी कि हमारा बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। और इस फर्स्ट केसेस में अगर आप टेम्परेचर को कम कर देते हो तो हमारा हीट कम रिलीज़ होगा और हमारा सी प्लस डी ज़्यादा बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और जब इसी चीज़ को वी कैन एक्सप्लेन फ्रॉम द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जब भी हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस यूज़ करेंगे और हमारा प्रोडक्ट सी और डी का ये रिक्वायरमेंट है तो हम एज़ हाई टेम्परेचर एज़ पॉसिबल हम रख सकते हैं हमारा रिएक्टिंग सिस्टम का। तो उस बेसिस पे हम वी विल सी कि सी और डी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएंगी और हमारा सी और डी का मात्रा इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का जस्ट ओपोजिट एक्शन रहता है। सो लेट मी एक्सप्लेन कि मतलब अब जब कैटलिस्ट जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है। A catalyst increases the rate of chemical reaction by making available a new low energy pathway for the conversion of reactants to products. It increases the rate of forward reaction and reverse reactions that pass through the same transition state and does not affect equilibrium. According to Le Chatelier's principles, the presence of the catalyst may speed up or delay the attainment of equilibrium, but will not affect the equilibrium concentration. So generally क्या कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं कि हमारा रिएक्शन स्लो रहता है और हम रिएक्शन को चाहते हैं स्पीड करने के लिए। जनरली मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी रिएक्शंस को स्लो करने के लिए भी हमारा यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली अब ले शटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से, ले शटेलियर प्रिंसिपल हमारे इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। तो उसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम को या तो वो ऐसा प्रोसेस पे हमारा सिस्टम को ले आता है जिस हिसाब से हमारा इक्विलिब्रियम जल्दी से जल्दी आ जाए या लेट से इक्विलिब्रियम आए। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आई विल टेक द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। So this is the curve between the energy and the reaction coordinates और time। तो इस केसेस में हम देखेंगे कि जैसे कि सपोज वी आर टेकिंग आवर रिएक्टेंट्स एंड दिस इज़ आवर प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स हमारी स्टार्ट हो गई जब हम कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारा इस पाथवे से हमारा जाता है चीज़ें। ओके, सो मैंने बताया कि कोई ऑल्टरनेट पाथवे में सिस्टम पास करती हैं। कैसे? तो सपोज़ जब हम ये कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो वो पाथ चूज़ करेगी जिसके कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो। तो इस प्रोसेस के थ्रू, इस कर्व से हमें पता चलता है कि कैटलिस्ट यूज़ करने से एक ऑल्टरनेट पाथवे के थ्रू जाती है हमारी प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है। ओके, नाउ दिस एक्सोथर्मिक आई वांट टू एक्सप्लेन यू रिगार्डिंग व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द कर्व इन दीज थिंग्स। तो देखो, जब एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं तो उसके लिए क्या होता है कि रिएक्शन की एनर्जी स्टार्टिंग में इस यहाँ पे रहती है और एट द एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस। सो अब एक्सोथर्मिक के केसेस में क्या होता है कि हमारा एट द स्टार्ट एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज दिस एंड आवर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज दिस। सो इसका मतलब है कि दिस इज़ द एनर्जी रिलीज्ड और इस केसेस में हमारा दिस इज़ द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। सो यही दोनों डिफरेंस हो जाती है हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में कि एक के केसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है और एक के केसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती हैं। ओके, सो आई होप यू माइट
have understood these topics relating to Le Chatelier's principle, equilibrium. These I've basically explained you the two parts, that is the equilibrium and the ले शटेलियर्स प्रिंसिपल. और मैंने ले शटेलियर प्रिंसिपल में मैंने टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, ये तीनों पैरामीटर्स को एक्सप्लेन किए. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ feel free to disturb me. Thank you.